नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है और प्रवक्ता में सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्योंकि उसमें सेक्शंस होते हैं क्यों, और टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है जो उसका स्क्रीनिंग है। ओके, क्योंकि उसके अभी दो भागों में डिवाइड किया है। एक स्क्रीनिंग होता है, दूसरा मेन पेपर होता है। मेन 200 नंबर का होता है, जबकि स्क्रीनिंग जो होता है वो 150 नंबर का होता है। स्क्रीनिंग के मार्क्स आपके मेन में नहीं ऐड होते हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग में 20 जो मार्क्स होते हैं वो हिंदी के भी होते हैं, यानी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, स्वर, व्यंजन और समानार्थी शब्द, ऐसे सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो उसी के बाबत आज हम बात करेंगे। तो आज मैं कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी प्रवक्ता भर्ती के लिए वो लेकर आया हूँ, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा कि मैं एक प्रवक्ता हूँ, उसके अनुभव के अनुसार मैं ये क्वेश्चन से लेके आया हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और जब मैंने प्रवक्ता का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 20 में से 19 जो मार्क्स आए थे, मतलब हिंदी में 19 मेरे सही थे। ओके, एक ही बाई मिस्टेक वो गलत हो गया था, वो भी मुझे मतलब पढ़ने में थोड़ा सा गलत हुआ, तो इसकी वजह से उसका आंसर मुझे गलत हो गया था। ठीक है, अगर मैंने उसे सही से पढ़ा होता, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो सिली मिस्टेक्स आ जाती है, तो उसकी वजह से मेरे 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ पाए थे हिंदी में, लेकिन 19 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे। तो उसी के लिए कि आपके भी 19 क्वेश्चन सही हो, इसलिए हम ये क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य प्रयोग कौन सा है। तो महादेवी वर्मा महिला कवि हैं, क्या ये सही है। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, क्या ये सही है। या महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, ये सही है। या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों महादेवी जो वर्मा हैं वो महिला कवि हैं, तो ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा हिंदी में। और कवियत्री कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो सी वाला है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिला कवि होती है ना, उनके लिए कवयित्री का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा या होगी, इस वाक्य का शुद्ध प्रयोग है। तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं जिससे हमें साफ साफ दिखे। ओके, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगी, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। इसका लक्ष्य धन प्राप्त करना होगा, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति में होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा, और इसका लक्ष्य धन प्राप्ति करने में होगा। तो दोस्तों इसका जो ए है ये राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य धन प्राप्त करना होगा। ये आमतौर पे आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी ये शब्द सुना होगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कुछ हमें ऐसे क्लू मिल जाते हैं जिससे हमारे आंसर सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस समस्या का हल मेरे पास है, इस समस्या का उपचार मेरे पास है, इस समस्या की औषधि मेरे पास है, या इस समस्या का निराकरण। तो सबसे पहले कोई भी समस्या आती है ना, उसका हल खोजा जाता है और ना कि उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं जिसका उपचार होगा। यहाँ पर भी देखो, समस्या की औषधि, औषधि कोई बीमारी नहीं की औषधि। निराकरण मतलब होता है उसका एलिमिनेट कर देना, उस चीज़ को ही एलिमिनेट कर देना। तो समस्या का एलिमिनेट नहीं किया जाता, उसका हल खोजा जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है इसमें कि मोहन पर चोर होने का संदेह है, या आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, उसका चित्त चंचल है। देखो डी वाला सही लग रहा है, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, ये भी आपने सुना होगा। मोहन पर चोर होने का संदेह है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसका जो बी है वो गलत है, आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, ये बिल्कुल गलत है। कोई कथन किसी को पकड़ के नहीं रखता, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल अशुद्ध है। अब पहुंचते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन में, तो हम आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। आपको सही वाक्य ढूंढना है। तो मैं अपने हृदय की प्रेरणा से चलता हूँ, हृदय की प्रेरणा से, मैं अपने मस्तिष्क की प्रेरणा से चलता हूँ, या अपनी चेतना की प्रेरणा से चलता हूँ, या अपने अंतःकरण की प्रेरणा। तो हमेशा जो प्रेरणा हमें देता है ना, अंतःकरण देता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमें जो प्रेरणा या मोटिवेशन देता है वो क्या होता है, अंतःकरण देता है हमारा। ठीक है, तो अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध शब्द को ढूंढना है। केंद्रीकरण यानी केंद्र, सभी चीज़ों को केंद्र में लाना, यानी कि भाग्यवान, अतएव या बुधवार। तो देखो बुधवार भी सही है, अतएव भी। भाग्यवान शब्द जैसा कोई चीज़ नहीं होता, भागवान होता है दोस्तों। क्या होता है? भागवान। भाग्यवान नहीं होता, क्या होता है? भागवान होता है। कीप इन माइंड, ओके। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो ये अशुद्ध है, भाग्यवान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब हमें इसमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। सन्मुख, असहनीय या राजनीतिक या त्रिवार्षिक। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द है सबसे ज़्यादा वह है सी, राजनीतिक जो शब्द है वो शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से सही शब्द बताना है। बिल्कुल सही। पूजनीय, पूजनीय या चमत्कर्ष या सतगुरु या अंतर्ध्यान। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी 8th वाले का राइट आंसर है डी। ये बिल्कुल सही शब्द है, अंतर्ध्यान। जबकि अब हम बात करें पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है दोस्तों। क्या होता है? पूजनीय। इसे ध्यान देना। हाँ, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है? पूजनीय। ठीक है। और चमत्कर्ष नहीं होता, चरमोत्कर्ष होता है। क्या होता है? चरमोत्कर्ष। ठीक है, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और एट लास्ट आप देखो सदगुरु कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें लिखा है ना, सतगुरु नहीं होता, क्या होता है? सदगुरु। क्या होता है? गुरु। ये सदगुरु ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा 8th का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं 9th में। तो 9th देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द हमें ढूंढना है। संरचना, ये सही लग रहा है। विकास, देखो ये हमें पता चल गया, विकास नहीं होता, विकास होता है। विकास नहीं होता, क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए यहीं से हमें पता चल गया कि बी राइट आंसर हो जाएगा। लौकिक बिल्कुल होता है और पार्थिक भी होता है। पार्थिक का मतलब होता है, पार्थिव मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। ओके, यस। लौकिक मतलब इस लोक से संबंधित। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 10th क्वेश्चन है, प्रिय बोलने वाली इस अर्थ में शब्द शुद्ध शब्द है। तो प्रिय बोलने वाली को क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शुद्ध शब्द बताना है हमको। तो दोस्तों प्रियवदा, प्रियवदा, प्रियम वदा या प्रियवदा या प्रियवदा, प्रियवदा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी है। कौन सा है? डी। तो डी इसमें क्लिक कर दीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा कि प्रिय बोलने वाली को प्रियम वदा भी बोलते हैं, प्रियवदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दाल में काला। तो दाल में काला यानी कुछ गड़बड़ होना, दाल में काला है। ओके, समथिंग फिशी। ओके, तो ये गड़बड़ होना। काली दाल बिल्कुल गलत। कल की दाल, दाल में कंकड़, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सामान्य तौर पे दिख रहा है कि हमें गड़बड़ होना ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है कि नेकी कर दरिया में डाल दे। ठीक है, इस लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? तो दूसरों की भलाई करके भूल जाना। ओके, या अच्छा कार्य अमूल्य होता है, ऐसा कुछ है। अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, भलाई करके उसका प्रचार नहीं करना है। तो आपने कोई अच्छा काम कर लिया लेकिन आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी अच्छा काम करें और उसका प्रचार ना करें तो इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्वेश्चन नंबर 13, बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है। तो बाएं हाथ का खेल हम कहते भी है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल मतलब होता है बहुत आसान होना उसके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ऐसा कुछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
तो 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे कुआ पीछे खाई। भाई आगे भी कुआ है पीछे खाई है, मतलब बड़ी दोनों साइड से संकट होना, बड़ी मुश्किल होना, ना वो आगे जा सकता क्योंकि आगे कुआ है और पीछे खाई है। तो इसका जो राइट आंसर देखो, जब कोई कठिन परिस्थिति होती है ये बिल्कुल सही नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, मतलब है तो ठीक ठाक लेकिन अप्रोप्रिएट हमें आंसर ढूंढना है। जब कोई साथ देने को तैयार ना हो ये भी हो सकता है, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है चार ऑप्शंस में। जब मार्ग कटंका कीर्ण होता है ये भी बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। तो जब दोनों ओर से संकट हो, जब दोनों आगे भी संकट हो, अगर आप स्टेप आगे रखते हैं तो भी आप गिरेंगे, पीछे स्टेप करेंगे तो भी आप गिरेंगे। तो आगे कुआ पीछे खाई का इस अर्थ होता है दोनों ओर संकट होना। अब पहुंचते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कुएं से प्यासा आना। तो कुएं में गए और प्यासा आए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निराशा मिली, वहाँ पर आप पानी नहीं पी पाए, ठीक है। तो बिना पानी लौट जाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काम ना करना या चकित रह जाना ये भी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, यानी निराश लौटना। अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में लोकोक्ति कौन सी है। तो लोकोक्ति, जैसे कि हमें पता है कि एक लोकोक्ति होती है, एक मुहावरे होते हैं। तो अक्सर देखा गया कि इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो लोकोक्ति क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है, मुहावरा एक छोटा होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। तो अब लोकोक्ति लोगों द्वारा बनाई जाती है, मतलब समाज में जो प्रचलित है, ओके। मुहावरा थोड़ा सा अलग होता है, ओके। तो इसमें हमें ढूंढना है कि लोकोक्ति कौन सी है, कौन सा क्वेश्चन नंबर में 16 में। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, छाती पर मूंग दलना या लकीर का फकीर होना। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, ये लोगों द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आप जब लोकोक्ति और मुहावरे अधिक से अधिक स्टडी करेंगे तो आपको फिर डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा लोकोक्ति है कौन से मुहावरे हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ। तो चांदी का जूता, तो चांदी का जूता मतलब होता है घूंस देना, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। सर्वत्र दुर्लभ वस्तु ये बिल्कुल नहीं है, लूटना भी नहीं है, व्यंग करना भी नहीं है। तो चांदी का जूता होना यानी चांदी का जूता देना, इसका मतलब होता है कि आप घूस दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि चांदी मतलब हो गया कि एक अमूल्य चीज़ दे रहे हैं, और जूता एक एक सम्मानपूर्वक नहीं बोला जाता क्योंकि पैर में पूछा पहना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चांदी का जूता जा रहा है, घूंस दे रहे हैं, तो एक गलत काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे चीज़ को ओढ़ के, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि चांदी का जूता देना, ठीक है। चांदी अच्छी चीज़ हो गई और जूता उसको मतलब डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है पैरों को, ओके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घूंस, यानी चांदी का जूता देना। क्वेश्चन नंबर 18 सी 18 आई मीन डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबते को तिनके का सहारा के अर्थ क्या है ये बताना है। विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता, गलत बात, ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है हमको, ये नहीं हो सकता। विपत्ति में अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। विपत्ति में तो थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए वो भी काफ़ी होता है। तो विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है, या डूबते व्यक्ति की नाव की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। तो विपत्ति जब आती है ना तो थोड़ा सहारा भी ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो डूबते को तिनके का सहारा ऐसा कहा जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ स्वागत के लिए उत्कट प्रतीक्षा करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करना है। तो नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारी इंतजार में पलके बिछाई बैठी थी, या पलके बिछाए बैठा था, या पल्ला पकड़ना, या पलक लगना, या दिल बाग बाग होना। तो दोस्तों स्वागत के लिए प्रतीक्षा करना, बड़े घोर प्रतीक्षा करना, तो ये इसका राइट आंसर आएगा पलके बिछाना। तो पलके बिछाना मतलब होता है आप उसको बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे हो आप उसके लिए कि कब आए कब आए। जैसे कि आप प्रवक्ता की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हो, तो आप प्रवक्ता की वैकेंसी यानी प्रवक्ता की पोस्ट कब आती है, कब उसका नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए आप पलके बिछाए बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या काबुल में गधे नहीं होते लोकोक्ति का अर्थ है। तो सबसे पहले क्या काबुल में गधे नहीं होते एक लोकोक्ति है, ठीक है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काबुल में गधे नहीं मिलते, बिल्कुल गलत, ओके।
मूर्खों की कमी नहीं होती, या काबुल में मूर्ख नहीं मिलते, ये भी गलत। ओके, काबुल में घोड़े नहीं मिलते, ये तो पता चल रहा है कि बी ही इसका राइट आंसर है। ओके, ये तो शब्दों से खेला गया है। तो क्या काबुल में गधे नहीं होते, इसका मतलब है मूर्खों की कमी नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों, प्रवक्ता के बाबत कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रवक्ता की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो अभी से आप स्क्रीनिंग का जब तैयारी करेंगे तो तब तक आपका पेपर निकलेगा। जब वैकेंसी जाएगी तभी तैयारी करेंगे तो शायद आपको तब आप पीछे रह जाएंगे और तैयारी कंप्लीट हो नहीं पाएगी। तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा। ओके, और 20 मार्क्स की जो हिंदी आ रही है उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। ओके, और भी चीज़ें हम लेके आएंगे। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो आज की वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।